हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन धातुओं और अधातुओं के बारे में बात करेंगे कि धातु और अधातु होती क्या है। हमारे जो ब्रह्मांड है वो कुल मिला के 118 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उसमें से कुछ होती है धातुएं, कुछ होती है अधातुएं और कुछ होती है उपधातुएं। आपको मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि धातुएं क्या होती है, अधातुएं क्या होती है, और इन सब की जानकारी अगर आपको है तो अपन इस चैप्टर को आगे शुरू कर सकते हैं। तत्वों के बारे में पता होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए आपको। तो मैं आपको शुरू करता हूँ इस चैप्टर को अब कि होती क्या, धातुएं क्या होती है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी दुनिया 118 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है। प्रकार के तत्वों से बनी है, ठीक है। और कितने तत्व होते हैं आपके? धातुएं जो होती है ना, धातुएं वो कितनी है आपकी? वो है आपके पास में 92। कितनी है? 92। अधातुएं कितनी है आपके पास में? 18। ये होती है आपके पास में 18 और बच गई 8। वो क्या होती है आपके पास में? उपधातुएं। उपधातुएं आपके किसी काम की नहीं है, जो काम की है वो है आपके धातुएं और अधातुएं। पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ विशेष काम की धातुएं पढ़ेंगे, उनकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और वो किस तरह से काम करती है, उनके गुण क्या होते हैं, क्या हम उनके गुणों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ने वाले। उससे पहले आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि धातुएं किस प्रकार से दिखती है। जैसे अपने पास में इसमें होगा पीरियोडिक टेबल, आपको देखने को मिल रही होगी ये सभी। इसके अंदर देखो सब कुछ क्लियरली दिखाया गया है। ये सारे तत्व इसके अंदर विद्यमान है, ठीक है। जितने भी तत्व है ना, इन सभी से मिलकर हमारी पृथ्वी बनी हुई है। आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, सल्फर, ये सभी मिला करके क्या होती है आपके 118 तत्व आपके बनते हैं। उनमें से इनको हम अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। आपको दिख रही होगी एस श्रेणी, दिख रही है एस श्रेणी। ये एस श्रेणी है, ठीक है। इसमें कौन कौन होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबेबियम हो गया, सीजियम हो गया और फेरस, ठीक है ना। और इसमें होते हैं आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्सियम और बेरियम और रेडियम। ये सभी क्या होती है? एस धातुओं के सारे तत्व है आपके, ये एस ग्रुप के हैं। इसके बाद एस, ये डी ग्रुप हो गया आपके पास में। ये सारी चीज़ें सब डी के अंदर आती है। ये आपके कौन सा हो गया? ये पी ग्रुप हो गया। आपको दिख रहा होगा पी ग्रुप पूरा। और बाद में जो बच गया नीचे वाला लेंटेनॉइड श्रेणी वाला, लेंटेनॉइड इनको बोलते हैं लेंटेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी, ठीक है ना। ये सभी बड़े तत्व होते हैं, इसीलिए इनको नीचे की तरफ रखते हैं। इनको अपन एफ कक्षा में या एफ ग्रुप के अंदर अपन इसको रखते हैं। आपने काम है मेटल से। मेटल कौन कौन से? ये सारे सब मेटल है, ठीक है। तो आपको दिख रही होगी यहाँ पर एक श्रेणी बनी हुई है। ये देखो चेन बन रही है पूरी। ये जितने भी आ रहे हैं ना, सारे मेटल है। आपको बताऊं कौन सा मेटल जो आपको देखने को मिलता होगा? धातुएं, ठीक है ना। जैसे फेरस, आप देखते हो फेरस। फेरस का क्रमांक कितना होता है? ये होता है 26। ये होते हैं आपके, ये मेटल होता है, ठीक है ना। सॉलिड अवस्था में पाया जाता है आपकी ये। और इसका स्पेक्ट्रम अगर आप किसी काम का नहीं, बस इसकी जानकारी रखनी है, फेरस होता है, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी इसमें आ रहे हैं ना, ये सभी क्या आ रहे हैं? जो अभी आपको लाइटनिंग में दिख रहे होंगे बिल्कुल चमकीले, ये सभी होते हैं आपके मेटल्स, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ एस जो ब्लॉक है आपका, उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दो। हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी तत्व एस के क्या होते हैं? धातुएं होती है। पी के अंदर पूरा पी, ये भी क्या है? आपके धातुएं। और एफ पूरा जो है ना, एफ वाला, ये भी सब धातुएं है। डी को छोड़ दो, डी नहीं होता है। एस, पी और एफ, ठीक है। और एस के अंदर हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सभी क्या है? धातुएं है। आपको देखने को मिल रही होगी। अब अपन देखते हैं नॉन मेटल्स, जो धातुएं नहीं है। ये बची हुई चीजें सभी क्या है? धातुएं नहीं है। आपको देखो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है ना। ये सारी अक्रिय गैसें होती है, जीरो ग्रुप वाली। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेनॉन, ठीक है ना। और ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, सेलेनियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया और आयोडीन हो गया। ये सभी क्या होते हैं? आपके अधातुएं होती है। और तो क्या है इसके अंदर? लेंटेनॉइड, एक्टिनॉइड आपके किसी काम के नहीं है। रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ये भी किसी काम के नहीं है। जो काम किए थे मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। वापस देख लो मेटल को, ये सारे क्या है? आपके मेटल्स है, ठीक है। ये आवर्त सारणी के अंदर दिखाए जाते हैं।
इन सभी धातुओं से मिलकर दुनिया बनी होती है। और ये सभी क्या है, बची हुई सारी ये एलॉय, ये मेटलॉइड्स है, ठीक है ना, उपधातुएं बोलते हैं जिसे अपन, ये सारी क्या है, उपधातुएं, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, हेलियम, टीलियम हो गया, और कौन सा है, स्टेंटियन, ये सभी क्या होती है, आपकी उपधातुएं होती है। आपको मेटल से मतलब है, नॉन मेटल आपके दिख रहे होंगे आपको अभी ये, और इनके अलावा जो भी बच गए हैं वो सभी क्या है, आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। ये आपके सामने क्या थी, आपकी आवर्त सारणी, आवर्त सारणी थी, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा कि आवर्त सारणी में आपको बहुत सारे तत्व देखने को मिल गए, ठीक है। अपन उनमें से कुछ तत्वों के बारे में पढ़ाई करेंगे अभी अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं धातुएं और अधातुओं के, धातुओं को हम कितने भागों में बांटते हैं, पढ़ने के आधार पर अपन बांटते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार, अध्ययन की सुविधा के अनुसार धातुओं को दो गुणों पर बांटते हैं अपन, दो गुणों के अनुसार बांटते हैं, दो गुणों अनुसार बांटते हैं। आपको पता होना चाहिए दो गुण कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं आपके भौतिक गुण, एक होते हैं रासायनिक गुण। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका भौतिक गुण, ये आपको पता ही है, जो अपन ने पहले के अध्याय में बांट रखा था उनको। एक होते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण के अंदर अपन देखेंगे, भौतिक गुण का मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि वो गुण जिनको अपन छू करके, देख करके या सूंघ करके महसूस करते हैं, उन सभी गुणों को अपन बोलते हैं भौतिक गुण। रासायनिक गुण उनकी आंतरिक बनावट हो गई, उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सभी अपन किस में लेते हैं, रासायनिक गुणों के अंदर लेते हैं। तो अपन पहले भौतिक गुणों के बारे में देखेंगे। आप चाहो तो उसको उतार सकते हो, उसको नोट डाउन कर लो। अब अपन कुछ भौतिक गुणों के आधार पर इसकी बनावट को देखते हैं। तो मैं काम करता हूं, एक सारणी बना देता हूं, सारणी के अनुसार आपको अच्छा समझ में आएगा। इस सारणी को अपन आगे बढ़ाते रहेंगे, इस पूरी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको दो भागों में बांट देता हूं मैं, या मैं इसमें से लेता हूं लाइनें, दो भागों में बांट दिया। आपको भी ऐसे सारणी ड्रॉ करनी है, चार्ट बनाना है। चार्ट में क्या होता है, समझने में आसानी रहती है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अच्छा ही बनाए। अब अपन लेते हैं अपने पेन, एक तरफ लिखेंगे धातुएं, धातु, एक तरफ अधातु। मैं 1 बाय 1 इनके टॉपिक्स लिखूंगा, 1 बाय 1। पहला ए, नहीं कलर चेंज करता हूं मैं इसका, पहला ए क्या लिखूंगा, धातुएं जो होती है, धातुएं धनायन प्रकृति की होती है, धनायन प्रकृति की होती है, प्रकृति की होती है। परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु व तत्वों में 4 अंतर लिखिए, ठीक है ना। तो 4 अंतर या अपन 7-8 अंतर लिख देंगे, जितने अंतर अपने को आते हैं सारे लिख देंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लो आप, Fe+2, Na+Cu+2, ये प्लस प्लस आ रहा है नहीं आ रहा ऊपर, तो प्लस प्लस का मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या है, धनायन प्रकृति की होती है ये, इनके ऊपर धनायन आता है, धनायन आवेश पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होती है, अधातुएं ऋणायन प्रकृति की होती है, ऋणायन।
प्रकृति की पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल जैसे अपन इसमें लेते Cl माइनस, ऑक्सीजन -2, Br माइनस, ये सभी क्या होती है आपकी अधातुएं होती है। माइनस लिखो या -1 लिखो, बात वही है, ठीक है ना, चिंता मत करना। बी क्या है? धातुओं में एक गुण पाया जाता है जिसे बोलते हैं अपन तन्यता का गुण। तन्यता समझते हो ना? तन्यता का मतलब होता है इनको खींच करके लंबा करने पर ये तार के आकार में बदल जाती है। आपने देखा होगा लोहे के तार, आपके एल्यूमिनियम के तार, इनके तार बनाए जाते हैं, तांबे के तार, धातुएं होती सारी है। इनको अपन खींचते हैं तो क्या हो जाती है, ये बिल्कुल पतली हो जाती है और अपने रूप को बदल देती है, ठीक है ना। तो उसको अपन बोलते हैं तन्यता का गुण, जो धातुओं में पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। जबकि अधातुओं में ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता, अधातुओं में तन्यता गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। तो सर हमें बताओ कि यार ये तन्यता का जो गुण है ये कौन सी धातु में सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में लिखना है, क्या लिखना है, रंग चेंज करता हूं, देखिए मैं, कि सोना जो है वो सर्वाधिक तन्य धातु है, सर्वाधिक तन्य धातु है, ठीक है ना। सोने को अपन नोट करते हैं Au से। और ध्यान रखना है इसके बारे में, लगभग बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 10 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है, लंबी तार बन सकती है। यानी समझ रहे हो ना आप, कितना खींच सकते हैं इसे अपन, जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। ये बहुत लंबी से 10 ग्राम कितना होता है, इतना सा होता है बिल्कुल, ठीक है ना। उसके अपन खींचेंगे तो वो 2 किलोमीटर लंबी तार बना देगा अपनी, ठीक है ना। तो ये गुण किसमें होता है आपके, ये गुण भी पाया जाता है आपके इसमें धातुओं के अंदर, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता। इनको अपन खींचेंगे तो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, खींच नहीं पाएंगे। पहली बात तो अपन खींचना इसमें पॉसिबल ही नहीं होता है। थर्ड लिखते हैं अपन इसके अंदर। थर्ड क्या लिख रहा हूं मैं, थर्ड देखिए, मैं रंग चेंज कर देता हूं वापस में। थर्ड देखिए, धातुओं के अंदर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अवस्था में पाई जाती है। जबकि आपने देखा होगा, इसमें एग्जाम्पल लिख दो आप भले, एग्जाम्पल क्या, जैसे फेरस हो गया, नहीं लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। चांदी को एज से लिखते हैं, ठीक है ना। जबकि ये क्या होती है, अधातुएं जो होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती है, तीनों अवस्थाओं में मिल सकती है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, ये सभी क्या आते हैं आपके अधातुओं में आती है। इसमें एक गुण और पाया जाता है, इसको बोलते हैं भंगुरता का गुण, जो इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। धातुएं भंगुर होती है, ये भंगुर नहीं पाई जाती। भंगुर का मतलब होता है डक्टाइल,
इनको अपन अगर पीटेंगे तो ये बिखर जाएगी। जैसे कोयला होता है, कार्बन, कार्बन भी लिख दो इसके अंदर। कोयला देखा, कोयला कार्बन का रूप होता है, उसको अपन पीटेंगे किसी हथौड़े से तो क्या होगा, वो बिखर जाएगा, छोटे छोटे भागों में, पार्टिकल्स में टूट जाएगा, जबकि ये टूटता नहीं है। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो, मैं आगे और इसको स्पष्ट कर दूंगा। अब आगे देखते हैं अपन। वापस सारणी लेता हूं मैं एक छोटी सी, क्योंकि सारणी तो बनती रहेगी, सारणी तो चाहिए अपने। ठीक है, अब आप देखिए, वापस लिखता हूं मैं धातुएं। और ये क्या है, धातु। आपको इसके बारे में अपने कितने टॉपिक लिख लिए थे अपने, 1 2 3 4, कितने लिख लिए, एक बार देख लेता हूं। देखिए मैं सी तक हो गया। अपन देखते हैं डी। डी क्या है, धातुओं में गुण पाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन ध्वनिक का गुण या अघात वर्धीयता, अघात वर्धनीयता नामक गुण पाया जाता है। इस गुण में क्या होता है, यह गुण कहता है कि धातुओं को पीटने पर, धातुओं को पीटने पर वह चादर बन जाती है, चादर बन जाती है। जबकि धातुओं में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है इसके अंदर, इनमें अघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनको पीटने पर ये बिखर जाती है। इनमें क्या पाया जाता है, इनमें भंगुरता पाई जाती है, इनमें भंगुरता पाई जाती है, भंगुरता पाई जाती है। समझते हो ना भंगुरता। और इनको, और सर्वाधिक क्या होती है, सर्वाधिक सर्वाधिक अघात वर्धनीयता किसकी होती है, सर्वाधिक होती है ये सोने की, Au, सोने की। क्योंकि सोने को पीट करके सबसे पतली चादर बन जाती है, इतनी पतली चादर की उसको अपन आर पार देख पाते हैं, इतनी पतली चादर। ठीक है ना, ई लिखते हैं अपन। धातुएं जो होती है, धातुएं जो होती है, धातुएं ऊष्मा व विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्या होती है, ये बहुत ही अच्छी चालक होती है इसकी, किंतु ये नहीं होती इतनी अच्छी चालक। किंतु अधातुएं जो होती है, अधातुएं ऊष्मा व विद्युत की क्या नहीं होती है, ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, इसमें एक अपवाद देख लो। अपवाद क्या है इसके अंदर, एक अपवाद बनता है। ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है वो चालक होता है किसका, ऊष्मा व इसका विद्युत का। ठीक है ना, आपको देखने को मिला होगा ग्रेफाइट, समझते हो ना, पेंसिल का जो गुल बनता है अपना,
वो बनता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट होता है कार्बन का अपर रूप। किसका? ये होता है कार्बन का अपर रूप। अपर रूप का मतलब होता है उसी का एक दूसरा रूप। कार्बन जो होते हैं उसके बहुत सारे रूप होते हैं, ग्रेफाइट, फुलरिन वगैरह होते हैं, तो उसमें से एक रूप होता है ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का चालक होता है अच्छा सा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉन्ड इसमें खुला होता है उसका, ठीक है ना। इसी कारण से ग्रेफाइट चालकता कर लेता है। ये एक अपवाद है, क्योंकि कार्बन होकर के, क्योंकि वो एक अधातु है, फिर भी वो चालन कर रहा है। और ये क्या होती है, चालक होती है विद्युत की और ऊष्मा की। आपने देखा होगा चालक कैसे होती है, धातु को गर्म करने पर उनमें ऊष्मा व विद्युत क्या करती है, यात्राएं करती है। ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है और विद्युत धारा भी चली जाती है। इसलिए अपने जो तार होते हैं धारा के, जैसे कि घरों के अंदर लाइटों के तार होते हैं, ये सभी किससे बनते हैं, धातुओं से बनते हैं, ना कि अधातुओं से, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। इसमें एक और गुण लिख सकते हैं अपन, काम का तो नहीं है फिर भी लिख लेता हूं मैं। धातुओं में क्या होती है, ध्वनिक पाई जाती है। धातुओं में ध्वनिक का गुण पाया जाता है। ध्वनिक का गुण पाया जाता है। यानी कि जब ऐसे धातुओं को अपन किसी से मारते हैं तो इसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं पाया जाता। धातुओं में ध्वनिक नहीं पाई जाती। इसको आप उतार लो। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि धातुएं और अधातुओं के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, अंतर होते हैं। भौतिक यानी कि देखने करने में भी अंतर दिख रहे हैं आपको, और बाकी दूसरी चीज़ों में भी बहुत सारे अंतर दिख रहे हैं। तो अपन अब बात करते हैं कि धातुओं के अंदर कुछ ऐसे विशेष गुण तो धातुओं के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना। अधातुओं के अंदर वो गुण नहीं पाए जाते। अब मैं लिखता हूँ उसके बारे में, धातुओं के बारे में बात करते हैं अपन। धातुएं क्या होती है, धातुओं में कुछ विशेष गुण क्या होते हैं और क्या नहीं होते, ये आपको देखने को मिलेंगे। देखो इसमें एक नोट लिख ले, तो आप एक नोट लिख लो इसके अंदर। नोट क्या है, नोट थोड़ा अजीब है। मैंने कहा था कि धातुएं जो होती है ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक धातु क्या है, मरकरी जो है ना, मरकरी, उसको अपन बोलते हैं Hg। क्या बोलते हैं, Hg। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। अब लिखते हैं अपन इसका पहला गुण। पहला क्या है, इसमें लिखते हैं अपन पहला गुण। पहला क्या पढ़ेंगे, कुछ धातुएं जो होती है ना, कुछ धातुओं को चाकू से काट सकते हैं। किससे, चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। यानी कि जब हम चाकू चलाएंगे ना, तो वो चाकू से बराबर हिस्सों में कट जाएगी या एकदम स्मूथली कटेगी। उसको अपन बोलेंगे चाकू से कटने वाली धातुएं, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है, सोडियम व पोटेशियम। को चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है ना। और इसमें भी लिखो आप, इसी में लिखो सोडियम जो होती है ना, सोडियम को डिनोट करते हैं अपन किससे, सोडियम को डिनोट करते हैं अपन Na से, ठीक है ना, Na सोडियम। तो सोडियम जो होता है वह अति क्रियाशील धातु है। अति क्रियाशील
धातु है जो कि नमी व ऑक्सीजन से क्रिया करके विस्फोट उत्पन्न करता है। समझ रहे हो ना विस्फोट का मतलब? ये फट जाता है जब ये क्रिया करता है ना। जब इसको आप हवा में रख दोगे ऐसे ही, तो ये हवा से जो नमी होती है, कि हवा में नमी होती है, पानी होता है, आपको पता है, क्योंकि जो पानी होता है हवा के अंदर वाष्प के रूप में घूम रहा होता है, या हवा में ऑक्सीजन तो होती है, उन दोनों से क्रिया करता है ये, और क्रिया करके विस्फोट यानी फट जाता है वहां पर। इसीलिए इसको हम केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए सोडियम को केरोसिन के अंदर डुबो कर रखा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम को हम किस में रखते हैं डुबो करके? केरोसिन में। एग्जाम में सवाल बनता है सीधा। सवाल क्या बनता है कि सोडियम को कौन से लिक्विड में डुबोते हैं अपन? तो किसमें? केरोसिन के अंदर। क्यों डुबोते? क्योंकि केरोसिन की लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है आराम से, तो ये इतनी आसानी से क्या नहीं कर पाता है? रिएक्शन नहीं कर पाता है, और फिर फटता नहीं है। उससे बचाने के लिए हमें इसमें तेल में डुबो के रखना पड़ता है, केरोसिन के तेल में। ठीक है ना? इसको आप उतार लो। आपको पता होगा हमारे वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें पाई जाती है, और उन गैसों के अंदर आपने देखा होगा कभी कभार, पढ़ा भी होगा पिछली क्लासों में, कि 78% तो होती है नाइट्रोजन गैस, 21% होती है ऑक्सीजन गैस, और 0.03% होती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और बची भी जितनी भी बच गई है परसेंटेज के अंदर, वो बच गया सारी दूसरी गैसें, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रिनॉन, जितनी गैसें आपको पाई जाती है सारी उसमें आ जाएगी। तो अपन उनके बारे में लिखते थोड़ा बहुत कि वो काम आएगी। अभी हमारे वायुमंडल में क्या होती है? 78% नाइट्रोजन व 21% ऑक्सीजन व और कौन बच गया? CO2। 0.03% CO2 गैस पाई जाती है। अब आप पूछोगे सर क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन गैसों के द्वारा, क्योंकि ये वायुमंडल में पाई जा रही है, जो भी धातुएं होती है वो वायुमंडल के अंदर ही पड़ी रहती है। जैसे अभी जमीन के अंदर से निकलती है धातुएं, या किसी और तत्व किसी और जगह से मिल रही होगी अपने को, समुद्र में मिल रही है, कहीं पे भी मिल रही है, तो धातुएं जो होती है वो इन्हीं के टच में रहती है बार बार। तो जब ये इन टच में रहती है तो क्या करती है? इससे इनसे अभिक्रियाएं करती है। जैसे धातुएं अभिक्रिया करेगी ऑक्सीजन से, क्या निर्माण होगा उसके समय? धातु ऑक्साइड बनेंगे बहुत सारे, लोहे पे जंग लग जाता है, ठीक है ना, चांदी काली पड़ जाती है, कॉपर जो होती है ना आपकी तांबा, वो हरा पड़ जाता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं जो होती है ये वायुमंडल के कांटेक्ट में रहने से होती है। इस कांटेक्ट के लिए ये सारी गैसें जिम्मेदार होती है, ठीक है ना। तो को पता होना चाहिए इसके बारे में। मैं लिखवाता हूँ अब पहली अभिक्रिया क्या लिखवाऊंगा मैं आपके बारे में। पहली अभिक्रिया जो लिखेंगे अपन वो है आपकी धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ना शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। क्या है ये? धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं? यही होते हैं सारे कि अभिक्रियाएं करना। अभिक्रियाएं कैसे करते हैं? पहले देखिए पहला गुण क्या होता है? पहला गुण होता है धातु जब
क्या करे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे, अभिक्रिया करे तो क्या होगा, तब धातु ऑक्साइडों का निर्माण होता है, धातु ऑक्साइड। तो का निर्माण होता है। पता है ना आपको, एग्जाम्पल क्या लेंगे, एग्जाम्पल आपके हिसाब से ले लो आप। एग्जाम्पल क्या लेंगे अपन, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप करते हो अभिक्रिया Fe, लोहे की अभिक्रिया कर रहे हैं अपन किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या होगा Fe2O3, फेरस ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड। किस कलर का होता है ये, आपके भूरा होता है, देखा होगा ब्राउन कलर का बनता है, आपके काट आती है जो, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। सेकंड लेते हैं अपन Ag+O2, ठीक है ना। इसमें क्या बनता है, AgO, इसको अपन बोलते हैं काला कलर, अर्जेंटम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं अपन अर्जेंटम ऑक्साइड। चांदी जो होती है चांदी, उसको अपन Ag से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इसलिए उसमें जो रंग आता है काली, चांदी काली पड़ जाती है। कॉपर जो होता है क्या होता है, CuO, ये होता है हरा कलर का, ठीक है ना, और इसको अपन बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये सभी क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के साथ में जब ऑक्सीजन क्रिया करेगी, ऑक्सीजन आपके वातावरण के अंदर है, तो आप नॉर्मली देखते हो जब लोहा आप हवा में छोड़ देते हो रख करके, तो कुछ दिनों बाद उसके ऊपर भूरे कलर की परत चढ़ जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। चांदी जो होती है वो लेके आते हैं अपन, कुछ दिनों बाद क्या होती है, वो काली पड़ जाती है। तो काली पड़ने का रीजन क्या है, वहां पर अर्जेंटम ऑक्साइड बन रहा है, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर करके ऐसा कर रही है। कॉपर जो होता है उसको भी अपन जब लेके आते हैं तो कॉपर के तार होते हैं वो हरे पड़ जाते हैं, या कॉपर के बर्तन हरे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहे होते हैं वहां पर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, उतार लो इसको, नोट कर सकते हो आराम से। सेकंड अपन देखते हैं, सेकंड अपन क्या देखते हैं, सेकंड अपन देखते हैं धातुओं की अभिक्रिया हम कराएंगे जल के साथ में। ये ऑक्सीजन खत्म हो गया, क्योंकि वाटर वेपर भी होती है आपके वातावरण के अंदर। जब जल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, आपको मिलता है उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे पहले निकलेगी उसमें से। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा होगा, शायद अपन ने पढ़ाया था कि जब अपन अम्ल पढ़ रहे थे तो अम्ल के बारे में आया था वो। तो धातुओं की अभिक्रिया जब अपन करते हैं किससे, जल से, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अपन ये करते हैं। सेकंड क्या है, धातुओं की अभिक्रिया जल से कराने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आपको समझ में आ रहा होगा हाइड्रोजन गैस कैसी होती है जो, और अलग अलग अवस्थाओं में क्या होती है, अलग अलग आपके इस पर पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट क्या बनता है, पहला पॉइंट जो बनता है वो ऐसे बनता है, देखो, ठंडे जल से कुछ धातुएं अभिक्रिया करती है आपके, कुछ धातुएं क्या करती है, भाप से अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं गर्म जल से भी अभिक्रिया करती है। सारी धातुएं क्या होती है, अलग अलग जल से अभिक्रिया करती है। तो अपन धातुओं की जल से अभिक्रिया करते हैं सबसे पहले, जैसे फेरस की अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना, H2O से। पता होना चाहिए HOH, H2O जो होता है इस रूप में रहता है, ठीक है ना। अब जो फेरस जो होगा जाकर इससे जुड़ जाएगा, क्या होगा, FeOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2 गैस। अरे मैंने गलत कर दिया, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना, ये ऐसे बनता है। अब आपको इसको संतुलित कर सकते हो आराम से। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या थी, 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर OH कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर OH कितना है, 1 ही है, 2 कर दो इसको नॉर्मली, ठीक है ना। ये 2 किया तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, दोनों बराबर है। लेकिन
इसमें कुछ गड़बड़ लग रही होगी। यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, संतुलित है, ठीक है ना। इसी प्रकार से धातु हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो गया यहाँ पर, ये अपने काम खत्म है। आगे अपन देखते हैं कुछ धातुएं जो होती है, जैसे हो गए आपके एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। क्या होती है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जो होती है क्या करती है, भाप के साथ में क्रिया करती है। वो भी वही वही करती है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण ही करती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भाप चाहिए होती है, स्टीम चाहिए होती है। स्टीम समझ रहे हो ना आप, वो स्टीम चाहिए होती है इसके अंदर। और इसको नोट कर लो आप। इसमें आप देखो, इसमें मैंने क्या लिखाया था अभी, थर्ड क्या है, सोडियम जो होती है ना, सोडियम, पोटेशियम, ये जो होती है ये ठंडे जल के साथ क्रिया करती है, ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल लिख लो आप भले, क्योंकि उसमें तो इसी काम के नहीं थे, मैं इसमें लिखवा रहा हूं। सोडियम हो गया Na प्लस H2O, क्या करेगा ये, NaOH, ठीक है ना, प्लस H2। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जरूरत होगी तो, यहाँ पर 2 है, देखिए आपको पता होना चाहिए इसका रूप कैसा होता है, ऐसा होता है HOH, ठीक है ना। तो H में से क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई, और OH जो हो गया ना, OH यहाँ पे आ गया, सोडियम, ये H2 में बदल गया। और दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर OH है, ये OH Na के साथ आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, NaOH बन गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर एक ही बच गया, यहाँ पर 2 है, इसको 2 करना पड़ेगा, ठीक है, इसको 2 करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर OH भी 2 हो गया, इसको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये असंतुलित करने वाला सिस्टम आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर में यही पढ़ाया था आपको। कोई समस्या, सोडियम क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही आप चाहो तो पोटेशियम की कर लो, K प्लस H2O क्या बनेगा, KOH बनेगा, ठीक है ना, प्लस H2। यहाँ पर भी आप साफ देख सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। और आपको कोई समस्या हो तो आप खुद इसको संतुलित करो, क्योंकि बहुत आपके लिए अच्छा है, बार बार करोगे तो आपको ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको भी नोट कर लो आप। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे, अब अपन देखेंगे धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना, वो अपन लास्ट में बिल्कुल पढ़ी थी, सारे एग्जाम्पल सेम लिखूंगा उसके। अब अपन देखते हैं आज की लास्ट अभिक्रिया, वो क्या रहेगी आपके, धातुओं की अम्ल के साथ में अभिक्रिया। इसको आप थर्ड डाल दो, क्योंकि ये आपकी तीसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपन। धातुओं की अम्ल के साथ में अभिक्रिया कैसे होती है, क्या होती है, इसको आप देखो एक बार, देखिए ढंग से देखना। जब क्या होती है, जब धातुएं
अम्ल से अभिक्रिया करती है। क्या करती है? अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है। एक तो लवण, वह हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। निर्माण करती है। आप सिंपल ले लो, धातु ले लो कोई भी, जैसे आप ले तो Fe ले लो, ठीक है। और क्या लेना है आपको? धातु का अम्ल के साथ में इसकी अभिक्रिया आप HCl से करा दो, क्या बने? Fe मतलब सोडियम ले लो, वो आपने देखी होगी, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर? NaCl बन जाएगा, ये आएगा इससे अभिक्रिया कर लेगा, Na और Cl बन गया, H बाहर निकल जाएगा, लेकिन H तो एक ही है, दो करना अपने दो चाहिए होते, ये दो आ गया, लेकिन ये एक रहा, इसको भी दो कर दो, इसको दो किया, Cl भी दो गया, इसको भी दो कर दो, इसको दो किया, सोडियम भी दो हो गया, इसको भी दो कर दो, ठीक है। तो दो तो दो सारे हो गए, ये दो हो गया, ये दो है इधर, Cl कितना है? यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर भी Cl दो है, बात खत्म, उतार लो। एक और ले लो भले आप धातु लेना चाहो तो, जैसे सोडियम हो गई, पोटेशियम ले लो, K प्लस HCl। HCl क्या आपके लिए? एक अम्ल है, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो इसको भी, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? KOH बन जाएगा प्लस H2। वापस देखो, K यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, OH नहीं, KOH नहीं बनेगा, KCl, ठीक है ना। यहाँ पर देखो K कितना है? एक है, पोटेशियम। Cl कितना है यहाँ पर? Cl भी एक है, Cl भी एक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दो हो गया, हाइड्रोजन दो हो गया तो यहाँ पर दो करना पड़ेगा, Cl भी दो हो गया, इसको भी दो करेंगे, पोटेशियम भी दो हो गया, इसको भी दो कर देंगे, ठीक है ना। इसको उतार लो। आप बदल सकते हो, और एग्जाम्पल आपको चाहिए तो आपकी मर्जी है, देखो जैसे मैग्नीशियम की आप खुद करना, देखें मैग्नीशियम की HCl से अभिक्रिया आप खुद करना, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क करो तो आप करना, इससे आपको जो उत्पाद मिले उसको आप कमेंट में लिखना। देखें अब अपन लिखते हैं, आज एक और अभिक्रिया कर देता हूं, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा चैप्टर को मैं आपके। अपन ने कितनी पढ़ ली? 3 पढ़ ली, चौथी देख लेते हैं। इसको करूंगा मैं। धातु की अभिक्रिया धातु यौगिकों के साथ में, यौगिकों के साथ कैसे होती है? आप देखिए इसको कैसे, क्या ये काम करती है। जो जब धातुओं को धातु यौगिकों के साथ में क्या करवाते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है? धातुएं जो होती है वो, इधर भी धातु होगी क्योंकि धातु यौगिक एक तरह से ही है, तो क्या होगा? एक धातु जाएगी और दूसरी धातु को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी, ठीक है ना। तो अधिक, इसमें क्या होता है? अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है, जिसे क्या कहते हैं अपन? जिसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे होती है? धातु ले लो कोई भी, जैसे आप पोटेशियम ले लो एग्जाम्पल के रूप में, धातु ले लो पोटेशियम,
ठीक है ना। अभिक्रिया करवाई किससे अपन ने, धातु यौगिक से, सोडियम क्लोराइड से, NaCl से। क्या होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, सोडियम है, पोटेशियम जो होती है वो सोडियम से अधिक क्रियाशील होती है। क्या होती है, सोडियम से अधिक क्रियाशील। तो ये आएगी, सोडियम को यहाँ से हटा देगी, क्या बनाएगी ये KCl बना देगी, KCl, और साथ में सोडियम को अलग निकाल देगी। तो ये क्या होगी आपकी विस्थापन। इसके क्रियाशीलता क्रम देख सकते हैं अपन, अधिक क्रियाशील तत्व कौन से होते हैं आपको देखने को चाहिए, तो मैं इसमें लेके आया हूँ साथ में। ये क्या है, क्रियाशीलता क्रम है, इसको आप यहाँ पर पे देख सकते हो आराम से, मैंने लिखे है यहाँ पर। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, PbH हाइड्रोजन हो गया, फिर कॉपर, फिर मरकरी, अर्जेंटम और सोना। आप देख लो इन सभी को, क्रियाशीलता का क्रम है, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। देखो आप, सबसे ज्यादा क्रियाशील है पोटेशियम, और सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन है क्रियाशील, सोना। सोना और चांदी क्या होते हैं, सबसे कम क्रियाशील होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए सोना चांदी जो होते हैं वो अयस्क के रूप में नहीं मिलते, वो सीधे मिल जाते हैं अपने को। जबकि दूसरी धातुएं जो होती है, जैसे सोडियम हो गया, इनको अयस्क के रूप में आपको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ये क्या करती है, ये अधिक क्रियाशील होती है। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील होती है, ठीक है ना, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, ये सभी अयस्क के रूप में पाई जाती है। मतलब कि ये सीधी नहीं मिलती जमीन से हमें, इनके साथ में कुछ ना कुछ और भी निकलता है, क्योंकि ये सभी से क्रियाएं करती रहती है, क्रियाशील धातु है। सबसे कम क्रियाशील है सोना और चांदी, इसीलिए सीधी मिलती है और हर किसी से क्रिया नहीं करती, जल्दी खराब नहीं होती है ये। आप सोने को रख दो, बहुत दिनों के बाद, सोना बहुत सालों के बाद खराब होता है। चांदी भी ऐसे ही काली नहीं पड़ती है, बहुत दिनों बाद काली पड़ती है। और बाकी अगर आप लोहे को रखो, आप इसको रखो, एल्यूमिनियम को, सोडियम को रखो, सोडियम तो हवा को देखते ही आग पकड़ लेता है और फट जाता है। समझ में आ रही ना बात, इसीलिए सोना और चांदी आपको इतने महंगे मिलते हैं। तो ये थी आपकी क्लास, आप इसको नोट कर लेना। ये क्या है आपको याद करने, ये क्रियाशीलता क्रम अगर आपको याद रहेगा तो आगे आने वाली अभिक्रिया आप पढ़ पाओगे। आपको पता होगा यहाँ पर क्या था, पोटेशियम था, पोटेशियम सोडियम, सोडियम नीचे आता है पोटेशियम से, मतलब पोटेशियम सोडियम को विस्थापित कर देगा, इसीलिए पोटेशियम यहाँ पर आकर के सोडियम को विस्थापित कर देता है और वो उसकी जगह बैठ जाता है और सोडियम को बाहर निकाल देता है। इस तरह से इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, धातु यौगिकों के साथ में अभिक्रिया। आज की क्लास इतनी ही है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन जानेंगे कि किस प्रकार से आगे टॉपिक बढ़ाएंगे, कुछ और गुणों के बारे में देखेंगे जो रासायनिक गुण होते हैं इसके, धातुओं और अधातुओं के गुण। और आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ मैं, ठीक है।